आज एक टेस्ट नंबर जाना ठीक है। आप भी बेटा दो और दिनों से नंबर नहीं ला रहे हो। क्वेश्चन नहीं कराया आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आओ और थोड़ा टाइम से आओ ठीक है। अभी देखो ये 12 मिनट लेट आए यहाँ आकर भी काफी खोल रहा है। वो 12 मिनट क्या घर में पढ़ के नहीं आए होंगे बस वो तो डिवाइस करके आए इसीलिए लेट हुए देख लो और फिर आके फिर खोलना है। So, give the definition of each of the following parallel lines. So, what does it mean by parallel lines? Now, two lines which, if extended, never meets on either sides. If produced indefinitely, अगर ये दो parallel line है, पैरेलल लाइन तभी होगी अगर इन दोनों को आइदर साइड अगर मैं इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करूं अगर प्रोड्यूस करूं तो किसी भी तरफ ये मिलेंगी। सो टू लाइंस विच लाइन तो वैसे भी पूरी होती है विच नेवर मीट्स ऑन आइदर साइड ठीक है। विच नेवर मीट्स on either side are called parallel lines. तो parallel lines करेंगे। कह रहा है कि are there any terms that need to be defined? So yes, lines इसमें एक ऐसी term है। हमने definition किसकी बताई? Parallel lines की। लेकिन इसमें line एक ऐसी डेफिनेशन है जिसे नीड टू बी डिफाइंड। सो लाइन को डिफाइन करेंगे। लाइन क्या होती है? अ ब्रेथलेस लाइन इज अ ब्रेथलेस लाइन। ओके सेकंड देखो दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर lines, two lines which intersect at right angles. Two lines which intersect at right angles. उन्हें क्या कहेंगे? Are called perpendicular lines। जैसे कि ये टू लाइंस हैं तो ये राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस हुई? यहाँ पर राइट एंगल्स एक ऐसी टर्म है जो अनडिफाइंड है। राइट टर्म क्या होता है? एक रिवोल्यूशन का क्या 1/4 होता है? 1 रिवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री। तो व्हाट इज राइट एंगल? It is 1/4 of 1 revolution। एक चक्कर का 1/4 का तो 360 का 1/4 करो तो क्या राइट एंगल बन जाएगा? है ना? 1 चक्कर का 1/4 का तो 360 में 4 से डिवाइड करो 90 आता है। ये हो जाएगा थर्ड नो लाइन सेगमेंट। So part of line which तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो which has two end points। तुमने क्या होगा बताइए? is called line segment। Fourth, radius of circle, radius of
circle. So what does it mean by radius of circle? That is, अगर हम देखें so radius of circle का मतलब होता है The distance from the center ये of भी a लिख सकते point हैं। on the circle. Distance from center of circle to any point on circle. या ये भी हो सकता है it is half of the diameter. ये भी कह सकते हैं distance of center to any point on circle. Distance. It is distance from center to any point on circle is called, ठीक है, ये हो गया। इसमें सभी टर्म्स डिफाइंड है। एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल भी है, सर्कल भी है, दिक्कत नहीं। अब देखें स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहेंगे? That is a quadrilateral whose all sides are equal and, ठीक है, अब quadrilateral whose all sides are equal and one angle 90 कर दोगे तो सबको फिर तो कुछ कर नहीं सकता है, बाकी को तो 90 होना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें कोऑर्डिनेटर आपको बताना पड़ेगा। इसको रोम्बस लिख सकते हैं, रोम्बस भी लिख सकते हो या रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। फिर रेक्टेंगल को डिफाइन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको फिर कोऑर्डिनेटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेटर से कर रहे हैं कि चार साइड का जो होता है कोऑर्डिनेटर होता है। A polygon having four sides. Quadrilateral क्या होता है? One angle is right angle. क्योंकि हम यूक्लिड में कर रहे हैं तो हम 90 डिग्री नहीं लिख सकते। One angle is right angle. तो यहाँ पर right angle तो हमने अभी डिफाइन कर दिया, इसलिए इसे नहीं करेंगे, लेकिन quadrilateral को करेंगे। तो right angle क्या है? ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है कि नहीं? अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? A closed polygon having four sides, उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ लैंग्वेज में लिखिए, हम दे रहे हैं इसी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। राइट एंगल का ये सब बोलना भी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये देखो किसी की है लेकिन पता नहीं चल रहा है किसकी, किसी की राइटिंग समझ नहीं आ रही आपको। ये भी पता नहीं चल रही है। ये सर एक डायमीटर तो हो जाएगा क्या? रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ डायमीटर क्या होगा? दैट इज द लाइन सेगमेंट
joining 2 points on circle passing through center. The longest chord of the circle is diameter. The longest chord of the circle is called diameter. बोलो समझ में आ गई बात? वो कॉपियाँ रखी हैं आपकी, जैसे ही आप आएंगे ना वो मिल जाएंगी, देखनी पड़ेगी। चलो हटा दे। With two lines which have no common points. Two lines which have no common points. Perfect. जिनके कोई common points ना हो, या which never meet on either side. Which have no common points. Two lines which have no common point parallel lines. और ये भी हो सकता है two lines which never intersect. अरे ये तो और अच्छा है, समझ आ गया? Two lines which never intersect each other are parallel lines. What? Oh ये भी each other. अब बस Two lines which intersect each other at right angles are called perpendicular lines. Right angle is 1/4 of revolution. Wow. चलो बुक से देखो। Line segment. आप लोग भी लिखे फोटो सबमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अंशिका एंड गरिमा। अच्छा तो ये क्लोज्ड पॉलीगन मीन हैविंग फोर साइड्स। क्लोज्ड भी दिखना जरूरी है। हाँ? वो जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन तो भी गया मेरा। अब आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 2। तो भी मेरा गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि prove that an equilateral triangle can be constructed on any line given segment. तो given क्या है? A line segment AB और हमें करना क्या है? To construct, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? An equilateral triangle. Using line segment AB, तो हमको अब AB को यूज करते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। Now let us see that पास है तो अच्छी बात है। अब देखो तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ये लाइन सेगमेंट दिया है। So this is AB. Okay, now we will put
पर टेकिंग ए एज सेंटर और ए बी एज रेडियस, ए को सेंटर लिया और ए बी को क्या किया, रेडियस। तो ए बी को रेडियस लेते हुए हमने दे दिया रेडियस, फिर इस लाइन लिया और यहाँ से हमने क्या बना लिया, ये हमने इससे क्या बना लिया, आर्क बना ली। टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस हमने आर्क बना ली। अब देखो टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर लो और ए बी को रेडियस लो और क्या एक और आर्क बना दो, एक और आर्क बना ली, तो इससे भी आर्क बना ली और इससे भी आर्क बना ली। सर कितने सेंटीमीटर की लाइन ली? कोई एक लाइन ले लो। तो दोनों तरफ से एक आर्क आ गई। अब देखिए तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन टेक ए एज सेंटर, ए एज सेंटर। सर ये सेंटर कहाँ लिया? ए बी लाइन है ना? ए पहले तो ए बी तो लाइन गिवन ही है ना, तो ए को सेंटर दिया एंड ए बी एज रेडियस और ए बी को क्या लिया, रेडियस। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क बनाइए, फिर अलग से टाइम मत लीजिएगा। सर कैसे एक बार फिर से करिएगा? टेकिंग ए एज सेंटर, ए पे नोक रखा, हाँ सर। अब फिर इससे एक लाइन बना ली, ए पे रखा ना कंपास, ए और बी मेजर करके लाइन बना ली। बी से लाइन बना ली, अब बी पर रखो और उसी रेडियस से एक और आर्क बना लो। टेक बी एज सेंटर एंड ए बी एज आर्क और ए बी को क्या लो, ए बी एज रेडियस, ए बी को रेडियस लो एंड ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। क्या ये दोनों आर्क एक दूसरे को सी पर इंटरसेक्ट करती हैं? These arcs intersect at C, join AC and BC, join AC and BC। तो अब AC और BC को ज्वाइन कर दो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, AC को ज्वाइन कर लिया और BC को भी ज्वाइन कर लिया। AC BC को ज्वाइन कर लिया। तो ट्रायंगल ABC is desired equilateral triangle। ये एक डिजायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, लेकिन वो कह रहा है इसको प्रूव करके दिखाओ यूक्लिड से। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया? ए से इधर और बी से इधर, उसके बाद अब फिर ज्वाइन कर लिया। अब इसमें देखिए प्रूफ, ये बताओ कि अगर एक आर्क है और ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? मेरा कहने का मतलब है कि AB और AC क्यों इक्वल होंगे? सर वो इक्विलेटरल है। वो तो बात है, जब प्रूव कर लोगे तब हो पाएगा। हाँ बोलो। सर बिकॉज़ वो कोइंसाइड कर रहा है। Because these are radius of same arc. These arcs intersect at C. ये आर्क्स आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? सी पे कर रही हैं। बोलिए, ठीक है? अच्छी तरह समझ में आई बात? यानी पहले ए से सुनो, ये है, यहाँ रख के एक आर्क बनाया और फिर यहाँ रख के एक और आर्क बनाया। बोलो, क्या ये आर्क एक दूसरे
दूसरे को सी पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो AC को मिला लिया और BC को मिला लिया, तो क्या ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है? अब हम इसको प्रूव करें। बताइए AB is equals to AC. Why it is so? Because these are radius of same arc. एक आर्क में जितनी भी रेडियस होंगी, ये सेंटर है, तो क्या ये सब इक्वल होंगी? आर्क तो समझते हो ना, सर्कल का एक पार्ट होता है, तो बताओ रेडियस ऑफ सेम आर्क इक्वल होती है? तो क्या लिखते हैं? रेडियस ऑफ सेम आर्क, सेम आर्क। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है प्लूरल है रेडियस का। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे कि AB इज इक्वल टू AC तो लिख दिया, अब AB इज इक्वल टू BC, ईशान AB BC के क्यों इक्वल है? ये AB है, बोलो, ये ठीक बता रहे हैं, इन्होंने बता रेडियस ऑफ सेम, यही इन्होंने बताया। तो यही ना बताते तो इक्विलेटर कैसे प्रूव करते? तो रेडियस ऑफ सेम आर्क, क्योंकि ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, क्योंकि इसमें ये दोनों पड़ रही हैं और इस वाली आर्क में ये दोनों, तो वो दोनों इक्वल और इस आर्क में ये दोनों बना ली ना। तो ये क्या है बताओ? AB किसके इक्वल हो गया? क्या BC के? देख लो अमितेश, AB BC के इक्वल है और AB AC के भी इक्वल है। अच्छा, एक बात बताओ, if two things are equal to same thing, then सेंटेंस पूरा करो पहले से, एक्सियम है, बोलो। If two things are equal to another things are equal to polar equal नहीं, गरिमा भी बता दी, are equal to one another, so अच्छा, so that means if two things are equal to same thing, then they are equal to one another। तो क्या ये दोनों AB के इक्वल हैं? तुम भी साक्षी की हाइट के इक्वल, ये भी साक्षी की हाइट के इक्वल, तो क्या तुम दोनों की हाइट भी इक्वल होगी कि नहीं होगी? हाँ? पहला ये कि नहीं? सो लिखो बाय एक्सियम, वन इफ टू चेक करो मुझे भी, things which are equal to same thing are equal to one another. things which are equal to same thing are equal to। सर ये भी ड्रॉ करके दिखाना रहेगा कि AC और AB इसका आर्क ऐसे सब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बोलो इसका क्या कंक्लूजन है सौम्या? कौन सी चीज किसके इक्वल हुई? सर AB is equals to AB के तो दोनों ही इक्वल है, ये भी AB के इक्वल, ये भी AB के इक्वल। AC is equal to BC। तो then these two things are equal to one another। हाँ तो ऐसे तो बता दिए, तो AB क्यों बोल रहे हो? AB equals to AC and AB equals to BC। वो सबको लिखा है, बोलो क्या चीज इक्वल होगी? and AC is equal to, equals to और फिर फर्दर क्या भी AB के भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AB के तो इक्वल थी, तो क्या तीनों साइड्स इक्वल हो गई? बोलो। So is it proved that it is equilateral triangle? So ABC is सर प्रूफ लो बनाना है साइड वाले को। equilateral triangle। बोलो ये नहीं पता, आप फिर से समझो। यदि ये तुम्हें समझ में आया ये इसके इक्वल कैसे है, और ये भी आ गया, दो चीजें अगर एक ही चीज के इक्वल हो, सब आईने से होता है टू थिंग्स, हाँ बोलो, वो उसके इक्वल कैसे? ये इसके इक्वल इसलिए है क्योंकि ये एक आर्क है क्या, और आर्क क्या इस सेंटर को लेके बनाई गई है, इस सेंटर से एक आर्क बनाई गई है, तो इसका ये भी रेडियस और इसका ये भी रेडियस, तो
किसी आर्क के रेडियाई इक्वल होते हैं क्या? बोलो। और जब इस सेंटर को लेके एक आर्क बनाई गई तो इसका रेडियस एक ये और एक इसका रेडियस ये, तो क्या ये दोनों दो रेडियाई जो एक ही आर्क को बनाते हुए इक्वल होते हैं क्या? बताओ। वो भी तो एक वही है ना, सर्कल ही का पार्ट तो है। समझ में आ गई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम आर्क। और फिर ये भी बात है कि वो दोनों ए बी के इक्वल है, तो क्या आपस में इक्वल होंगे? तो तीनों इक्वल होगा, तो क्या ये प्रूव हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है? कर लोगी 5 नंबर के साथ? हाँ करो। सर वो स्टेप्स लिखते हैं क्या? ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये सब कुछ नहीं बनाना है। वो लिखते हैं ये सब स्टेप्स। समझाने के लिए ये करना है। हाँ, ये करना है। स्टेप अपनी जगह पे लिख सकते हो, स्टेप में ओवरलुक कर देंगे। यहाँ पे आप नहीं कुछ बदल सकते, ये आपका बिल्कुल जैसा है वैसे ही करना है। आता है हो जाएगा, जैसे टाइम के वैसे ही। जाएगा तो सबको इनाम मिलना चाहिए। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चार्ज ज्यादा है क्या? नहीं, मतलब ध्यान से करो जो मिल भी सकता है, ऐसा क्या है? सर बस नोट कर। नोट कर लो। और ना समझ में आया आपको तो पूछ लीजिए। ये सब क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे परसों। परसों सब एग्जाम्स आएंगे, सब टेक्नीशियंस आएंगी, सारे पोस्टुलेट्स आएंगे। मैं उस दिन अब सारे से कोई हल नहीं है, ये बच्चों को कुछ स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। जो ब्रेव बॉयज होते हैं, यू आर ए बॉयज, so they do not fear with challenges. ब्रेव गर्ल्स होते हैं वो। ब्रेव गर्ल्स में तो कौन आएगा? इसकी तो बहुत राखी बन गई, इसकी तो बहुत मिल गया। सबको मिल गया ना? उधर उधर बचा है किसी को? चलो हटा दें। एक सेकेंड। हाँ हो गया। नहीं बस मिटा दो। अरे रुक जा। हाँ ठीक है, लिख लेते। ठीक है, यस सर, बता दीजिए। आपको बंद करना ये ये दिए ना देखते हैं। हाँ, ये टास्क है। हाँ एक सर प्लीज हाँ बोलो। मत बताना। लिख लिया? चल से लिख लेना ठीक है। चलो चलो, वो तो देख लेंगे। स्टार्ट करो। अपने मन में पढ़ो ना। नेक्स्ट इज थोड़ा बहुत तो छूट ही जाएगा। आपको एक सेकंड पहले बोला आगे बढ़े। सब एक ही है क्या? करने में बहुत इधर घुमाना। क्या होगा बता। देखो तुम लोगों ने ये जो इरेजर किया है ना, ये ऐसे फेंका मत करो, ये अच्छा तरीका नहीं है। चलो ओके।
सर पूरा पंखा उठा के उसकी तरफ कर दो। चलिए कौन सा क्वेश्चन? अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Why is the axiom 5 is considered as universal truth? कह रहे हैं axiom 5 universal truth है। Whole is greater than the part. ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। Whole is greater than part. हाँ, axiom 5 कौन सा है? Whole is greater than the part. Whole is Yeah, greater yeah. Is greater than the part. Greater Than the Because part. obviously whole is greater than. than the part. Is considered. अच्छा दा नहीं है, देख लिया आपने? Sir, ये सब है। It is Is universal truth. considered It does not mean universal truth. axiom needing no proof. As it is true for anything in the universe. As it is true. ये किसके लिए सत्य है? For It is universal truth. विश्व Sir, सारे ही है। anything in universe. यूनिवर्स में कोई भी चीज ले लो, एक पिज्जा ले लो, रोटी ले लो, कुछ भी ले लो, तो रोटी का टुकड़ा क्या रोटी से बड़ा हो जाएगा? नहीं। सो पार्ट हमेशा छोटा ही होगा और होल हमेशा बड़ा होगा। तो किसी भी चीज के लिए ट्रू है ये तो। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो चूंकि Sir, लेकिन सारे- यूनिवर्स की किसी भी चीज के लिए क्या ये ट्रू है? Yes, sir. सो इट इज यूनिवर्सल ट्रू। हर एक पे लागू हो सकता है, नहीं? Sir, 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 humans are mortal. सर हाँ। बट अगर हम एक नेगेटिव 7 ले और नेगेटिव 1 ले, सर वो नेगेटिव 1 नेगेटिव सन का पार्ट होगा। नहीं तो वो पार्ट कैसे है? ऐसे कैसे कह सकते हो पार्ट है? जैसे ये मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो उसका पार्ट नहीं है। वो नंबर सिस्टम में अलग अलग है। एक छोटी चीज़ है, वो होल नहीं है कि एक पूरा है। माइनस समझ में आया? उसमें ना कोई एरिया है ना कुछ है। तो कोई भी चीज़ अगर आप एरिया ले लो और उसका एक पार्ट ले लो तो पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर एंड होल इज ग्रेटर। ठीक है? नंबर सिस्टम में कोई किसी का पार्ट नहीं होता है। Sir, ओके नाउ sir, हाँ बोलो। sir, ये axioms की तो definition यही है ना कि axioms are universal truth needing no proof, needing no proof. Axioms की तो सारे की यही सही है, लेकिन इससे यूनिवर्स मतलब ये सेल्फ एविडेंट होता है। ऐसा मत बोलना यूनिवर्सल होता है। कुछ किसी सब्जेक्ट पे लागू होते हैं तो वो एग्जाम्स उस सब्जेक्ट के हैं, लेकिन यूनिवर्सल वो जो हर चीज़ पे लागू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। ठीक है कि नहीं? आपसे पूछा जाएंगे होल पिज़्ज़ा लोगी कि पार्ट पिज़्ज़ा, तो आप होल देखोगे, होल का ही कीमत ज़्यादा होगा कि पार्ट पिज़्ज़ा का ज़्यादा होगा। अब जरा देखो कि एनी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मैं आपको थोड़ा बीच बीच से करा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में पहले सरल सरल रास्ते से ले चल रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आसानी से समझ में आने लगे ना। इसीलिए एक कल से नहीं करा रहा। ठीक है? तो ये चैप्टर आप हार्ड भी होगा पहले चैप्टर। हार्ड नहीं, एक तो क्वेश्चन गड़बड़ है, तो उससे क्या है कि आपका माइंड ना खराब हो। तो उससे क्या होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले कर लो, समझ में आ तो जाए, आ रहे हैं ना? तो ठीक है, देखो पॉइंट सी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ये बात दी गई है, गिवन क्या है कि पॉइंट सी इज, पॉइंट सी क्या है? इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यानी AB का, ये देखो AB लाइन सेगमेंट है और AB लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट क्या है बताओ?
तो वो कह रहा है प्रूव करो कि किसी लाइन सेगमेंट में दो मिड पॉइंट नहीं होते। क्या आप सौम्या ये समझते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट में दो मिड पॉइंट हो सकते हैं? तो ये प्रूव करो। प्रूव क्या करना है कि एनी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली, क्या लिखा है? हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट एवरी लाइन सेगमेंट लिख लो। एनी लाइन का लिख क्या लिख लो? एवरी लाइन सेगमेंट। अब प्रूफ देखो, लेट इट हैज टू मिड पॉइंट। हम क्यों मानेंगे? हम मानेंगे 10 मिड पॉइंट। तो इसमें मान लीजिए कि 10 मिड पॉइंट होंगे कैसे? हमें नहीं मालूम है ना, हम लोगों को लाइन अभी लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मालूम। समझो कि अभी हम यूक्लिड के जमाने में हैं और हमने अभी लाइन देखी है, रूलर भी नहीं है वहाँ पे। इतने कितने पूरा आपके पास है? हाँ पूरा आपका। तो अब यहाँ पर प्रूफ करना है, लेट ए बी लाइन सेगमेंट हैज टू मिड पॉइंट्स। बोलो, तो अगर टू मिड पॉइंट्स हैं तो जरा हम आगे देखें कि क्या AD DB के इक्वल होगा अगर D मिड पॉइंट है तो? AD हाँ भाई, D को मिड पॉइंट नहीं माना होगा, है। नहीं होगा। सुन लो, अगर मिड नहीं है तो नहीं होगा। D and C, अगर D को मिड पॉइंट माना है, टू मिड पॉइंट D and C, अच्छा, ओके। 2D मिड पॉइंट लो। कह दो C नहीं है, एक और पॉइंट कौन सा है? तो बोलो AD क्या DB के इक्वल होगा? मिड पॉइंट की तो प्रॉपर्टी होती है। नहीं बोलो नहीं होगा। क्यों? अगर D मिड पॉइंट है तो AD जो इधर वाली चीज है वो उधर वाले की नहीं है ना D मिड पॉइंट। माना है हमने। लेट करो भी दो है। फिर से देखो, अगर D मिड पॉइंट है तो बोलो ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा इक्वल होगा कि नहीं? हाँ अब होगा। अच्छा अब देखो, हम लेट करेंगे, अगर हम लेट गलत कर जाएंगे तो हम कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। उसको कहते हैं दैट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हमने मान लिया कि 5 इज इक्वल टू 3 है, होता नहीं है, नहीं है। लेकिन हमने मान लिया लेट। अब फिर अब हम 5 में से भी 3 माइनस करें, उधर 3 में से भी 3 माइनस करें तो उधर 2 बचेगा 0, विच इज नॉट ट्रू। क्या वो ट्रू है? नहीं। तो इसका मतलब है जो हमने माना था वही गलत है। अच्छा तो हम गलत मानते हम गलत मानेंगे लेकिन ऐसी जगह फंस जाएंगे, हम कहेंगे जो कभी हो नहीं सकता, इसलिए हमने जो माना था वही गलत है। अच्छा हमें पता है कि 2 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 5 3 के इक्वल नहीं है। हमें वो नहीं पता था। था। समझ आया? विच इज नॉट ट्रू। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सो वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड, सो वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड वो क्या होगा? इज फॉल्स। इसे क्या कहेंगे? सो 5 इज नॉट इक्वल टू 3 अगर प्रूफ करने। ऐसे ही यहाँ लिखो। तो बोलो ईशान, AD क्या DB के इक्वल है? Yes. ये बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया इन्होंने। तुम लोग ऐसे ही देखना, वो उसके चेहरे से कितना अच्छा एक्सप्रेशन आया था। AD इज इक्वल टू DB। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है। इसका रीजन क्या है? अगर तुम D को मिड पॉइंट मानोगे तो A से D की लेंथ और D से D की लेंथ इक्वल नहीं होगी। D को मिड पॉइंट माना है कि नहीं? और अगर C को मानोगे, हमने तो दोनों को माना है, D को भी माना है और किसको माना है? तो C को भी मानो। तो बोलो ऐसी स्थिति में सृष्टि क्या चीज किसके इक्वल होगी? AC is equal to CB. AC is equal to CB. Why it is so? क्योंकि यहाँ D is mid point। अब बोलो गरिमा, बताइए। मान लीजिए
कि मैं कहूँ कि आपके और साथ में अंशिका के घर के ठीक बीच में एक किसी सहेली का घर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, दो सहेलियों का घर है, एक का नहीं है। तो अगर इस सहेली का घर, तो इस सहेली के घर से अंशिका का घर और इससे गरिमा का घर सेम होगा। और जो दूसरी सहेली है, मान लो उससे नहीं होगा, उसमें जैसे किसी एक से ही होगा। तुम्हारी फास्ट फ्रेंड सौम्या है, तो तुम ये मान सकते हो कि सौम्या से गरिमा का घर और सौम्या से अंशिका का घर सेम होगा। किसी और का नाम समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर वही बात कही है कि डी और सी 2 मिड पॉइंट्स हैं, डी एंड सी। तो बोलो AD इज इक्वल टू DB होगा और AC इज इक्वल टू CB। क्यों होगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट है। कितने मिड पॉइंट है? तो C से भी A की डिस्टेंस, तो ये लाइन इसके इक्वल नहीं होगी। जैसा लेट करोगे वैसा उसी से तो कंक्लूजन आएगा। आप जरा देखो, हम अगर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो दो चीज हमने मान ली है। सो अब जरा देखिए कि CB माइनस DB, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब समझ में आया? ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो AD माइनस क्या आ जाएगा ईशान? AC। लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये निगेटिव कर लिया, तो AD माइनस AC, और राइट पे भी सब्ट्रैक्ट करो, DB माइनस CB, दिस माइनस दिस। जैसे आप 5 है, 5 इज इक्वल टू कुछ भी हो, उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2 + 3, और यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कैसे 5 - 2 लिखोगे और इधर 2 + 3 - 2 लिखोगे, तो क्या इधर 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। समझ आई बात? तो मैंने दिस माइनस दिस यहाँ कर दिया, दिस माइनस दिस यहाँ कर दिया। क्या आप मुझे बताएंगे ईशान कि DB में से CB हट जाए तो क्या बचे? DB में से क्या? सर BC बचेगा। देख लो, BC बचेगा। DB में से यहाँ है DB, DB में से CB हटा दो, BC ये हटा दो सारा, तो क्या बचा? DC बचा। अच्छा, DC। और यहाँ पर बोलो AD बड़ा है कि AC? AC बड़ा है, तो माइनस कॉमन ले लो, AC पहले हो जाएगा और माइनस AD। बोलो ये बात समझ में आई? नहीं आई तो समझो। बताओ, माइनस अंदर लोगे तो क्या AC निगेटिव बन जाएगा? और माइनस कॉमन लोगे तो AD पॉजिटिव बन जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज भी किया, पॉजिटिव को पहले भी लिखा है, वही चीज। यानी कि हमने क्या किया कि फिर से समझो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? अब आगे देखो, मुझे पूरा प्रूफ समझाएंगे। बोलो ये AD माइनस AC है इज इक्वल टू AD माइनस AC इज इक्वल टू DC हो गया। सर हम पहले C वाले को अब जरा देखो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन ले रहे हैं। जैसे आपके पास 5 - 7 है, और अगर माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? बोलो, इससे क्या, इससे भी -2 ही आएगा। चेक कर लो, नहीं तो अंदर डाल के देखो, -7 और +5 का ये यही चीज नहीं है। अच्छा, फिर माइनस लेने के बाद हम उसको मतलब प्लस देख लो, आप अंदर डाल के देख लो, वही चीज नहीं आ रही है ना? समझ में आ गई क्या? आगे करें सौम्या, फिर बाद में नहीं कहना। तो AC माइनस AD। अब मुझे कोई बताए कि AC में से AD घटाया जाए तो क्या बचे? कोई कह रहा है AC में से AD माइनस करो, AC में से AD माइनस करो, AC में से AD, तो क्या हुआ?
AC में से अभिषेक करेंगे, AC में से AD माइनस करो। सर AC में से सर एक बार वापस बोलिए AC में से ये ठीक कह रहे हैं, आप बोलो बेटा। सर माइनस डी हैं? माइनस डी AC में से AD हटा दो, क्या बचा? सर DC बचे। DC बचा? देखो ये बहुत देर से बोल रहे थे लेकिन कोई सुनने को तो तैयार हो। DC। अब अभिषेक आगे क्या करेंगे? माइनस डी सी इज नॉट इक्वल टू डी सी हेंस ये ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बोला कि DC को उधर ले जाओ, समझ में आई? ये DC माइनस का इधर आके प्लस आया, उधर 0 बचा। आज कंगन को RC क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो 2DC क्या हुआ? इस मुहावरे का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब जिसे सब कुछ आता है उसके लिए फारसी जैसे क्लिष्ट शब्दों को पढ़ने से क्या उसके लिए मतलब, वो तो आराम से नया सीखेगा और हाँ, कुछ है ही नहीं इसके लिए सीखने। अच्छा 2DC 0 है तो यार DC क्या हुआ बताओ? जापानीज में ये लिखा है DC क्या हुआ बताइए? 0/2 तो DC क्या हो गया? तो DC 0 होने का सामने क्या मीनिंग है? 0 इक्वल्स टू डी सी ये करेक्ट कह रही हैं कि D और C कोइंसाइड हो गए, क्योंकि जब DC के बीच की डिस्टेंस ही 0 हो गई तो क्या D और C सेम पॉइंट नहीं हो गए? फिर से बताएंगे नए मेथड से। फिर से बताना है मेथड ये देखो DC के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। DC के बीच से बताओ स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बता देंगे। तो DC के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई। अब देखो एक लास्ट आपने बोला ना कि 0 डी सी है वो भी ताकि जब वो कोइंसाइड होगा तो कैसे हुआ ये कि अगर मान लो मैं ये कह दूं, सुनो AB के बीच की डिस्टेंस 0 है तो क्या A और B एक ही पॉइंट नहीं है? हमने तुमसे पहले भी कहा था कि जब इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड विद द फाइनल पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो मैं सीधा कह रहा हूँ DC 0 है तो क्या C और D एक पॉइंट नहीं हुए? बस यही तो प्रूफ है। और फिर वो लिखा है ऐसे मैं कौन नहीं समझा अभी समझा? जैसे हमने नहीं बताया था कि DC 0 है, कहीं से तुम चले और वहीं चल के आ गए तो D और C तो बोलो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ DC। हम नंबर भी डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि DC 0 है तो D एंड C आर सेम पॉइंट्स, कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं? सो D एंड C आर सेम पॉइंट। तो हमने कितने मिड पॉइंट मांगे थे? क्या 2? और पाए लास्ट में कितने? 1। देखो सो any line segment has one midpoint. So any line segment has one midpoint. इसको नोट करो, फिर एक और तरीका बताएं। इसमें नंबर डाल के करेंगे तो अब जरा देखो, ठीक है? सर बस 0 इक्वल टू डी सी तक लास्ट है ना? हाँ बस लेफ्ट की सर इसमें एक्स्ट्रा अपने डालना लेफ्ट में तुम्हारी कौन लेफ्ट हो गया कौन इसमें नहीं किया लाइट को रिफ्लेक्ट कर दो। कुछ रिफ्लेक्शन कम हुआ? ये नहीं है चलो इसमें एग्जाम डालना है क्या? अब देखो एग्जाम नहीं आता है। इतनी बात ठीक है। चलो हो गया नाउ पहले इसको सर अब इसमें दूसरा एग्जाम देखो। डालना है क्या? क्या? इसमें एग्जाम डालना है क्या? इसकी अब जरा देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम होना चाहिए। ये इतना आपने कर लिया, एक मेथड लिख लो इसमें, फिर हम आगे दिखाएंगे।
अभी यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जाम, इसलिए अभी हम डाल रहे हैं, कहीं कोई एग्जाम बन ही नहीं रहा है। नहीं, चलो, so let us write, इसको दूसरी तरीके से करते हैं। चलो, a line segment has only one midpoint. चलिए, अब देखो यहाँ पर पिछला क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें ये सी था और ये ए बी था। हाँ। सीधा मैं प्रूफ से बता रहा हूँ। तो बोलो जो ए सी है वो क्या हाफ ए बी होगा? कैसे? हाँ। क्योंकि सी इज मिड पॉइंट, और अगर मैं डी को भी मिड पॉइंट मान लूं तो ए डी क्या होगा? हाफ सी क्योंकि बी क्या है? मिड पॉइंट। अच्छा ये बताओ, बाय एक्सियम 1 इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर दे इक्वल टू वन अनदर? बोलो, हो गया प्रूफ? So एक्सियम 1 if two things, if नहीं है two things which are, अच्छा टू नहीं है, things which are thing are equal to one another, तो बोलो AC क्या AD के इक्वल हो गया? AC किसके इक्वल हो गया? AD के होगा, इक्वल हो गया। सो बट यहाँ पर A, C और D कोलिनियर है, सो इसका मतलब है कि D और C आर सेम पॉइंट, क्योंकि वो एक ही लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं। तो AC और AD, बट AD क्या पार्ट है AC का? बोलो, AD का पार्ट है, ये पूरी लाइन है, उसका पार्ट कितना है? बट AD is part of AC and part cannot be equal to whole. ये भी एक्सियम है ना? whole is by axiom. by axiom से क्या पता चलता है? ये 5 नंबर का है क्या? whole is greater than the part. अरे ये तो क्या यहाँ विरोधाभास है? कंट्राडिक्शन है, दिस इज कंट्राडिक्शन। तो जो हमने माना था वो गलत हुआ। सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। हमने 2 मिड पॉइंट मान लिए थे ना, हमने बताया था भी कि अगर तुम कुछ गड़बड़ मानोगी तो जैसे 0 = 2 आ जाएगा। तो इसलिए एक्सियम फाइंड क्या कहता है? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देयर इज कंट्राडिक्शन, देयर इज कंट्राडिक्शन नहीं हो गया। सो इसलिए क्या होगा? सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, इसलिए 2 मिड पॉइंट नहीं होंगे। कितने मिड पॉइंट होंगे? ओनली 1 मिड पॉइंट। अब देखो, अंग्रेज आप उस मेथड से करना चाहते हो तो खैर करो, मैं तो कहता हूँ यही सही है। कौन सा ज्यादा इजी है? अब यहाँ से हटा दें, होल्ड कर लो। गिवन और टू प्रूव है।
टेस्ट ले रहे हो? हाँ इसका नो इससे नहीं कर सकते। सर कल ले खाली सर ये वाला मत मिटाना सर। ये दोनों दिए रहेंगे। सर वो वाला मत मिटाना। सर उसको देखना है जल्दी। हाँ, देख लो। सर दे दो पेपर दे दो। नो सर ये मत देना। ये क्या होगा? सर खाली पेपर देना पड़ेगा। ये टेबल छोटा सा है। मैं वो वाला देखूं। आसान ये भी है। तो वही वाला है। आसान तो यही है वो पहला वाला है। आसान तो यही है ये वाला मेरा वही वो वाला मैं वाली है कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन पूरा मैथ है पूरी मैथ चलो ये इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? तो आप एक 7th क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि ये एनीथिंग इक्वेशन फॉर एवरीथिंग इन यूनिवर्स। सर ये वाला है सर ये वाला सर पहले ये ले लो मैं टाइप कर बोले ठीक है 7th मत करो चलो अब हम हटा दे रहे हैं ठीक है बता दूं शुरू करो हाँ चलिए बात ना करिए टेस्ट हो रहा है बेटा हाँ हाँ given to proof of proof हाँ ये सब कुछ नहीं बस सर 5th करो 5th करिए ओके आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 5 करके सबमिट कर दीजिए और मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ।